गुड मॉर्निंग पीपल, वी आर डिस्कसिंग अबाउट डेली हम 5 क्वेश्चन विजन IAS के डिस्कस करते हैं. लेट डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे. फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू द साइंस सेक्शन से कह सकते हैं. विच आर द फॉलोइंग रीजन बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई मेटल यूटेंसिल डू नॉट वर्क इन अ माइक्रोवेव ओवन. ओके, माइक्रोवेव ओवन के ऊपर क्वेश्चन है. देखो, आप कुछ भी बर्तन रखते हैं माइक्रोवेव ओवन में तो आपका जो बर्तन है वो गर्म नहीं होता है. तो व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड द सेम. तो वही रीज़न पूछा है कि आपका बर्तन गर्म नहीं होता लेकिन उसमें जो फूड होता है वो गर्म हो जाता है. वाई फूड गर्म हो जाता है? तो उसका रीज़न ये है कि जो फ्रीक्वेंसी है वाटर की और माइक्रोवेव की वो मैच करती हैं. और कितनी फ्रीक्वेंसी है ये आपको पता होना चाहिए. डू राइट इन द कमेंट सेक्शन. नंबर सेकंड थिंग, मेटल गर्म क्यों नहीं. तो नंबर फर्स्ट इज कि वो जो है डिफ्लेक्ट कर देते हैं इसको, जो भी माइक्रोवेव आती है. तो पहली रीज़न है डिफ्लेक्शन. नंबर सेकंड कि उसकी जो वेव है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो उस बर्तन की जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ मैच नहीं करती. आपने रेजोनेंस का कंसेप्ट सुना हुआ. तो फर्स्ट में रेजोनेंस चलता है लेकिन सेकंड में ऐसा नहीं हो पाता है. लेट्स सी. पहले मैं एक बार माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी आपको बता देना चाहूँगी. स्पेक्ट्रम दिखा कि लेट अस सी द माइक्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. हम बात कर रहे थे माइक्रोवेव की. एंड शॉर्ट वेव माइक्रोवेव. देखो, पहले गामा वेव है. फर्स्ट इज गामा वेव, एक्सरेज, यूवी, इंफ्रा. इंफ्रा के बाद हमारा आई थिंक ये बीच में हमारा विजिबल है. विजिबल की बात करते हैं नैनोमीटर में ये जो है काउंट होती है 400 से लेके 700 तक. एंड रडार 10⁻², आई थिंक सेंटीमीटर में कह सकते हैं. तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो वहाँ पे रेडियो वेव और माइक्रोवेव दोनों ही यूज़ की जा सकती है. तो 1 सेंटीमीटर कह सकते हैं बेसिकली. देन 100 सेंटीमीटर एंड 10⁻⁴ सेंटीमीटर जहाँ पे हमारा मॉड्यूलेशन, ऑडियो मॉड्यूलेशन चलता है, राइट. एंड ये हायर फ्रीक्वेंसी पे होते हैं. ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपके सामने. दे डिफ्लेक्ट द माइक्रोवेव फ्रॉम द फूड. नंबर सेकंड, दे प्रोड्यूस स्पार्क ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद द माइक्रोवेव. इट मीन डेट व्हेन द जो बर्तन होते हैं जब माइक्रोवेव से टकराती है तो उसमें से स्पार्क निकलते हैं. तो नंबर थर्ड, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ द. क्या जो हमारा बर्तन है जो स्टील का बना हुआ है क्या वो बैड कंडक्टर है. नंबर फोर्थ, दे ऑब्जर्व ऑल माइक्रोवेव नॉट अलाउइंग हीट टू रीच द फूड. और नंबर थर्ड में बोला गया है कि वो जो है बैड कंडक्टर, मतलब वो ऑल माइक्रोवेव नॉट अलाउ हीट टू रीच द फूड. तो बर्तन ही सारी की सारी जो माइक्रोवेव की रेडिएशन वो सोख लेते हैं और वो रीच नहीं करवाता है फूड तक. तो उसी के साथ हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन जब सेकंड क्वेश्चन नहीं दिखाया है. ओके, नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग वो लाइव रेडली टर्टल इज करेक्ट. क्या ये जो है ऐसी स्पीसीज है ओनली इंडियन ओशन में पाई जाती है, सी टर्टल. नंबर सेकंड, जो कोस्ट है उड़ीसा का वो लार्जेस्ट मास हिटिंग साइट है और लाइव रेडली टर्टल के लिए इन द वर्ल्ड. नंबर थर्ड, ये रिकॉग्नाइज किया गया है वल्नरेबल ग्रुप में एज IUCN रेड लिस्ट. तो आपको बताना है कौन सा सही है. तो मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ. पहली बात तो ये आते कहाँ से हैं. ये साउथ अमेरिका से आते हैं. क्यों आते हैं? 60 से लेकर 65 डेज़ का उनका हैचिंग पीरियड होता है. तो उसी को कंप्लीट करने के लिए आते हैं, ब्रीड करने के लिए बेसिकली. एंड वो कहाँ पे आते हैं? रुख सुखिया एक रिवर है, रुख सुखिया एक, आई थिंक ये एक ट्रिब्यूटरी है महानदी की. एंड वहाँ पे ये जो है वो लाइव रेडली टर्टल आते हैं. एंड सेकंड, पहली बात तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा आते हैं. सेकंड आते हैं मैक्सिको. देन है फिर कोस्टा रिका. एंड इसके बारे में अगर मैं और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँ, इसकी जो IUCN का स्टेटस है वो वल्नरेबल है. एंड ये स्मॉलेस्ट है एंड मोस्ट सबसे ज़्यादा है, कहने का मतलब ये है. एंड वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया जो है इनको बचाने के लिए अपना प्रोग्राम चला रही है. ठीक है, इतना पता होना चाहिए. तो इस आज की हम पहले स्टेटमेंट ये हम पढ़ ही चुके हैं. तो नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इट टेक्स टू मच टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके, दैट इज रिलेटेड द इमरजेंसी पीरियड से कुछ रिलेट करते हैं. दैट इज रिलेटेड द फंडामेंटल राइट रिगार्डिंग इन दैट आर कैन बी यूज्ड इन द इमरजेंसी पीरियड. ओके, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है जब इमरजेंसी आर्म्ड रेबेलियन के बेसिस पे लगाई जाती है. क्या ये सही है? नंबर सेकंड, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो आर्टिकल 21 कहा जाता है रिमेन इन फोर्स व्हेन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन. ओके, तो जो कुछ ऐसे आर्टिकल होते हैं, चलो मैं इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. इमरजेंसी का इमरजेंसी प्रोविज़न कभी हम और देखेंगे. तो आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359 के बारे में थोड़ा सा जानते हैं. आर्टिकल 358 जब लगाया जाता है वो ऑटोमेटिकली नहीं लगता है. नहीं, आर्टिकल 358 के हिसाब से जब एक्सटर्नल इमरजेंसी लगती है तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप में रीएक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है. एंड आर्टिकल 359 में क्या होता है कि प्रेसिडेंट कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो हटा सकता है. नंबर फर्स्ट थिंग, लेकिन ये हटाना पड़ता है प्रेसिडेंट. हटाता कौन है? प्रेसिडेंट. आर्टिकल 359 की बात बताने. आर्टिकल 358 जब एक्सटर्नल एग्रेशन होता है या नेशनल इमरजेंसी लगी होती है उसमें से भी 3 क्लोज है, वार, एक्सटर्नल एंड आर्म्ड रेबेलियन. तो एक्सटर्नल इमरजेंसी जब लगती है तो आई थिंक आर्टिकल 19 बिल्कुल ही अपने आप ही खत्म हो जाता है. आर्टिकल 19 और 1 और आर्टिकल है उसी के साथ. तो हम आर्टिकल 359 पे फोकस करते हैं. एंड आर्टिकल 359 की जब हम बात करते हैं तो ये प्रेसिडेंट खुद से करता है बट एट द टाइम ऑफ द नेशनल इमरजेंसी इटसेल्फ. तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि आर्टिकल 21 एंड 20 को छोड़ के
20 एंड 21 को छोड़ के, जिसमें 21 में 3 पार्ट हैं कि किस तरीके से अगर डिटेंशन वगैरह हो जाता है तो किस तरीके से उसको सज़ा मिलेगी। तो डिटेंशन नहीं कह सकते हैं, प्रोसीजर अगर आपका जो आपको पकड़ लिया जाता है तो किस तरीके से आपको बिहेव किया जाएगा, कौन सा रूल आपके ऊपर है, कौन सा ला लगे, जैसे जिपाड़ी वगैरह है। आर्टिकल 21 जहाँ पे आपका जो हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, तो आर्टिकल 21 से रिलेट करते हैं कि आपकी लाइफ नहीं लेनी चाहिए, राइट। तो ये सिर्फ इसको छोड़ के प्रेसिडेंट किसी भी आर्टिकल को सस्पेंड किया जा सकता है, इवन आर्टिकल 32 इटसेल्फ। तो ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट मैंने बता दिए, तो आप खुद से देख सकते हैं कौन सा सही होगा। 2 ही स्टेटमेंट है, आर्टिकल याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अच्छा ये आंसर दे दिया गया है, कुछ क्वेश्चन कम है। मुझे तो फॉलोइंग रीज़न था कि वो डिफ्लेक्ट कर देते हैं माइक्रोवेव फ्रॉम द फूड, तो ये रीज़न है। ऑप्शन फर्स्ट इज माइक्रोवेव अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिसका मैंने बताया था 1 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर तक रहते हैं, 1 मीटर तक कह सकते हैं। दे आर रीजनरेटेड बाय अ डिवाइस कॉल्ड द मैग्नेट्रॉन, से वो रेडिएशन निकलती हैं। एंड द पल्स बैक एंड फोर्थ रैपिडली इनसाइड एन ओवरनेट केयरफुली कैलिब्रेटेड। और बाकी आप खुद से पढ़ सकते हैं, मुझे इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा। जब इन्फॉर्मेशन मैंने दी, आई थिंक दैट इज सफिशिएंट टू सोल्व दिस क्वेश्चन। नंबर सेकंड इज फिलिप कर्व। ओके, फिलिप कर्व आपको पता होना चाहिए, ये अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन का रिलेशन के बारे में बताता है। एंड हाउ इन्फ्लेशन इज रिलेटेड टू द अनएम्प्लॉयमेंट। आई थिंक ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिसने ये रिलेशन दिया था, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए काम करता है। जब आपका इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, लेकिन ऐसा कई बार नहीं देखा गया है। अगर एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन दोनों बढ़ रहे तो उसको हम स्टैगफ्लेशन की स्टेज कहते हैं। एंड व्हाट इज़ इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि आपके कुछ सामान है, वो पहले 5 रुपये मिलता था, अब वही सामान 10 रुपये मिलता है, तो इट इज़ इन्फ्लेशन। मतलब एक सामान उसके पीछे बहुत ज़्यादा मनी है, पहले कुछ कम मनी लगती है, जैसे 5 रुपीज़ पहले मैंने एग्जांपल दिया, देन 10 रुपीज़ में वो खरीदा जा रहा है, तो डेट इज़ द काइंड ऑफ जो रुपी है, रुपी की वैल्यू कम हो गई है, राइट। तो एंड इन्फ्लेशन ये हो गया। एक होता है डिफ्लेशन, एक होता है डिस्फ्लेशन। डिस्फ्लेशन जो होता है इन्फ्लेशन को उल्टा। डिफ्लेशन का मतलब होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैं कभी फिर बताएंगे, तो आप खुद से देख सकते हैं। फिलिप कर्व जो है इकोनॉमिक कंसेप्ट है, AW फिलिप्स के द्वारा दिया गया था। ये इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के रेट में रिलेशनशिप और इन्वर्स रिलेशनशिप बताता है। और ये शेप कैसी होती है फिलिप्स कर्व की, पता होना चाहिए। अगर मैं एम्प्लॉयमेंट या फिर अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन का ग्राफ कंप्लीट करती हूँ तो ये इस तरीके से चलता है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था लाइव रिडली टर्टल के बारे में। क्या ये उससे स्पीसीज़ हैं और टर्टल सिर्फ इंडियन ओशन में पाए जाते हैं? तो ये गलत हो जाएगा। और ये कोस्ट ऑफ उड़ीसा पे पाया जाता है, यहाँ पे मास हंटिंग करते हैं, मास नेस्टिंग करते हैं, हंटिंग नहीं। एंड वल्नरेबल इसी कैटेगरी, ये सेकंड थर्ड सही है, तो यू कैन सी है। फर्स्ट इज नॉट करेक्ट बिकॉज लाइव रिडली टर्टल स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबेंडेंट है ओल्ड सी टर्टल फाउंड इन द वर्ल्ड। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे से बढ़ सकते हैं, आई थिंक ये पूछा भी जा चुका है। टर्टल एंड टोटवाइज में क्या फ़र्क है? पहली बात तो ये जो टर्टल होते हैं ये इसी का ही पार्ट है, टोटवाइज का ही एक सब ग्रुप है, पहली बात तो ये। और ये जो टर्टल है पानी में रहते हैं तो ओमनीवोर्स हैं, ये घास भी खा सकते हैं एंड कार्निवोर्स भी हैं। और ये जो है घास लैंड पे रहते हैं, पहली बात तो डिसाइड ऑन द लैंड एंड कुछ। और ये हर्बीवोर्स कह सकते हैं, हर्बीवोर्स या फिर थोड़े थोड़े ओमनीवोर्स, डिपेंड अपॉन द सब स्पीसीज दैट फाउंड देयर, राइट। सेकंड इज नॉट करेक्ट बिकॉज जो कोस्ट ऑफ उड़ीसा के बाद मैक्सिको एंड कोस्टिका में जाते हैं। आफ्टर 45 से लेकर 65 डेज तक का इनका नेस्टिंग पीरियड होता है। ड्यूरिंग दिस ट्रैक दे आर एक्सपोज टू प्रेडेटर लाइक जैकल्स। मतलब क्या कि इनको खतरा होता है जैकल्स का, बर्ड्स का, हाइनास का, फिटर क्रैब्स का, फेरल डॉग्स का लर्किंग अराउंड वेटिंग टू फीड ऑन देम। वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया जो है अलॉन्ग विद द फार्मर फिशरमैन कम्युनिटी हैज़ बीन इन्वॉल्व इन प्रोटेक्टिंग द ओलाइव रेडले रुकरी एट द मास हंटिंग। कहाँ पे? रुकशुकिया इन उड़ीसा रिवर। ये रुकशुकिया लेक है या रिवर है। बाय फेंसिंग ऑफ द नेस्टिंग एरिया। और ये क्या करते हैं, वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ इंडिया वो फेंस कर देते हैं, उस एरिया को सील सा कर देते हैं एंड पेट्रोल करते रहते हैं। इट विल हैचिंग इंश्योर अ सेफ पैसेज फॉर द हैचलिंग टू द सी। इट इज एस्टिमेटेड दैट अप्रोक्सीमेटली 1 हैचिंग सर्वाइव टू रीच adulthood for about 1000 hatchling that they enter the sea water. This may also be reason why aribadas happen and a single female can lay 80 to 90 eggs. मतलब क्या कि फीमेल सिंगल एक टाइम में 80 से लेकर 120 एग दे पाती हैं एंड सम टाइम कभी कभी डबल भी हो जाते हैं टू इंक्रीज द हैचिंग सर्वाइव रेट। थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज ये वल्नरेबल इसकी कैटेगरी है यूएसएन की रेट लिस्ट के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और हमारी इस कंट्री में सबसे ज़्यादा माइग्रेशन में जो भी एनिमल आते हैं, जैसे एम्फीबियन आता है, पिस्कस आता है या फिर बर्ड्स आते हैं, तो सबसे ज़्यादा बर्ड्स आते हैं, मैमल नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द बर्ड द राइट टू फ्रीडम का स्पीच का था। ओके, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गेट ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड व्हेन
इमरजेंसी डिक्लेयर ऑन द ग्राउंड ऑफ द आर्म्ड, नहीं मैंने आर्म्ड रेबेलियन नहीं कहा था, एक्सटर्नल एग्रेशन कहा था ना। 3 तरीके से जो इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो एक तो वार था, एक एक्सटर्नल एग्रेशन था, नंबर 3 था एक्सटर्नल एग्रेशन, वार एंड एक आर्म्ड रेबेलियन। तो जब एक्सटर्नल एग्रेशन तो सिर्फ जो है उस वक्त हर एक आर्टिकल, आई थिंक मैं आई फॉरगॉट द आर्टिकल कौन सा, आई थिंक 19 है, वो ऑटोमेटिकली वो हो जाता है, ख़त्म हो जाता है आपका। और सेकंड था आर्टिकल 359 के हिसाब से प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी है, वो किसी भी आर्टिकल को, किसी भी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकता है, बट आर्टिकल 20 एंड 21 को नहीं कर सकता है। तो सेकंड, तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है रिमेन इनफोर्सेबल इवन व्हेन इमरजेंसी डिक्लेयर ऑन द ग्राउंड ऑफ द वार और एक्सटर्नल एग्रेशन। तो यस, ये सही है, सेकंड सही है। आर्टिकल 358 व्हेन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज मेड द 6 फंडामेंटल राइट जो है अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। तो 358 में ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं, नो सेपरेट ऑर्डर फॉर द सस्पेंडेड इज रिक्वायर्ड। बट आर्टिकल 358 की जब हम बात करते हैं, ऑपरेट ओनली इन केस ऑफ एक्सटर्नल इमरजेंसी, जब एक्सटर्नल इमरजेंसी, एक्सटर्नल जो एग्रेशन होता है उसकी वजह से अगर इमरजेंसी लगाई जाती है 358 आर्टिकल के हिसाब से, तो उसी केस में आर्टिकल 358 ऑपरेट होता है, और ये इंटरनल इमरजेंसी के केस में नहीं है। तो आर्टिकल 359 भी देख लिया। आर्टिकल 359 अथोराइज करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को। किसको करता है, प्रेसिडेंट को। सस्पेंड द आर्टिकल राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। दिस मीन दैट अंडर आर्टिकल 359 फंडामेंटल राइट एज मच आर नॉट सस्पेंडेड बट ओनली देयर इन्फोर्समेंट जो है अपने आप ही करना पड़ता है इसको। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ 1978 में एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी अंडर आर्टिकल 359 की, जो आर्टिकल 20 एंड 21 जो है वो सस्पेंड कभी नहीं किए जा सकते हैं। इन अदर वर्ड द राइट टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कन्विक्शन, मतलब कि इसमें आर्टिकल 920 में देख क्या रखा है कि राइट टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस एंड द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इन आर्टिकल 21 रिमेन्स इनफोर्सेबल ड्यूरिंग इमरजेंसी। किसी ग्राउंड पे, वार, एक्सटर्नल आर्म्ड रेबेलियन। तो सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ओके ये हिस्ट्री का क्वेश्चन, मैंने आपको क्वेश्चन नहीं दिखाया तो आंसर पे ही चलते, पहले हम क्वेश्चन देखेंगे देन फिर आंसर। हिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत अजीब है। दिस डेक्कन स्टेट रूलर वाज बीन द टाइटल ऑफ अबाला बाबा, मतलब क्या कि एक ये डेक्कन स्टेट का कोई रूलर है, उसका टाइटल जो है अबला बाबा है एंड जगत गुरु ऑल्सो। ही वाज डीपली इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, और म्यूजिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड एंड कंपोज किया था उन्होंने एक बुक कॉल्ड द किताब आई नवार इन विच सॉन्ग्स वर सेट टू वेरियस रागास। तो आपको बताना है कौन सा सही है। अलाउद्दीन अहमद शाह की बात कर रहे हैं, कुतुब शाह, देन इब्राहिम आदिल शाह सेकंड, या फिर मुरहारी राव। तो यहाँ पे आंसर की बात करें तो यहाँ पे सी सही है, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, ये सी सही है। तो इसका आंसर देख लें क्योंकि मैं दोबारा से क्वेश्चन नहीं पढ़ रही हूँ। इन बीजापुर द सक्सेसर ऑफ अली आदिल शाह इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, मतलब ये जो अली आदिल शाह के सक्सेसर थे, इसके बाद में जो अब पोस्ट पे रहने वाले पर्सन थे, ही वाज अ वेरी सोलिसिटस ऑफ द पुअर एंड थस देयर टाइटल अब्ला बाबा इनको दिया गया था, एंड फ्रेंड ऑफ द पुअर भी इनको कहा जाता था। ही वाज अ डीपली इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, कंपोजर बुक नेम्ड किताब ए नर्स नुआर्स विच सॉन्ग्स वर सेट टू वेरियस रागास। इन दिस सॉन्ग ही फ्रीली इन्वोक्ड द गोडेसेस ऑफ म्यूजिक एंड लर्निंग सरस्वती ड्यू टू हिज ब्रॉड अप्रोच टू गेम नोन एज द जगत गुरु। राइट, तो इसी के साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू। लेकिन आज हमें एक कंट्री करनी है, तो जस्ट हम एक स्मार्ट है सुपर सोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो के रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ हैं, उसको हम देख लेते हैं। टॉर्पेडो क्या होता है कि एक टाइप से मिसाइल कह सकते हैं, लेकिन वाटर में मिसाइल जो होते हैं उसको टॉर्पेडो कहा जाता है। स्मार्ट एक मिसाइल असिस्टेड है, मतलब ये मिसाइल को असिस्ट करेगा ऑफ लाइट वेट एंटी सबमरीन टॉर्पेडो सिस्टम में। रिसेंटली फ्लाइट टेस्ट DRDO ने इसको फ्लाइट सक्सेसफुली किया है। इंडिजीज ने डेवलप्ड स्मार्ट इज अ हाइब्रिड मिसाइल है। किसका है, हाइब्रिड मिसाइल है। इनकॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी ऑफ 2 डिफरेंट वेपन सिस्टम, 2 डिफरेंट वेपन सिस्टम की इसमें टेक्नोलॉजीज हैं। अपग्रेडिंग द प्रेजेंट सिस्टम एंड इंक्रीजिंग द स्ट्राइकिंग रेंज, मतलब क्या है कि एक तो इसने अपग्रेड किया जो प्रेजेंट सिचुएशन हमारे सिस्टम था उसको, और इसके स्ट्राइकिंग रेंज को इंक्रीज किया फॉर इंडियाज नेवी एंटी सबमरीन वारफेयर ऑपरेशन के लिए। SSW एक सिस्टम है डिटेक्ट एंड ट्रैक करने के लिए अंडर वाटर थ्रेट्स को थ्रू वारशिप, सबमरीन, एयरक्राफ्ट एंड टू डिस्ट्रॉय टू ट्रैक देम ऑफ विद द ASW वेपन लाइक टॉर्पेडो द मोस्ट इफेक्टिव वन, माइंस डेप्थ चार्जेस एंड रॉकेट एक्सेट्रा। वर्क कैसे करता है, हाउ इट वर्क। तो स्मार्ट जो एक रॉकेट सिस्टम है जो कैरीज करता है एंटी सबमरीन टॉर्पेडो हैज इट्स पेलोड व्हेन लॉन्च्ड फ्रॉम अ वारशिप इट टेक्स ऑफ लाइक अ सुपरसोनिक मिसाइल इन द एयर एट अ लो एटीट्यूड
provides for the exact location of the hostile submarines over water and release of the torpedo into water। ये सिस्टम देख रखा है किस तरीके से काम करता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका भी सिस्टम नहीं पूछा जाएगा, बस ये पूछा जाएगा कि ये इसकी क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, डेट कैन बी आस्क्ड। सिग्निफिकेंस क्या है इस टेक्नोलॉजी का, जो हमारे पास ये एज क्या देता है हमें, तो इसके बारे में भी जान ले रहे हैं। स्मार्ट जो है इसकी रेंज 600 किलोमीटर, इंडिया हैज़ गॉट एन एंटी सबमरीन वेपन मच हाइयर रेंज फॉर बियॉन्ड टॉर्पेडो। तो पहले हमारी जो रेंज थी वो इतने से थी एंटी सबमरीन वेपर ऑपरेशन के लिए। द लॉन्ग रेंज टॉर्पेडो ग्लोबली अवेलेबल हैज़ रीच अराउंड 50 किलोमीटर एंड रॉकेट असिस्टेड, जब इसको हो जाती है तो इसकी रेंज 150 किलोमीटर बढ़ जाती है। रॉकेट असिस्ट टॉर्पेडो ऑल्सो हेल्प टू कवर लार्ज डिस्टेंस इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम अंडर द USA एंड एंटी सबमरीन रॉकेट propelled torpedo system designed in 1950 currently having a range of over 25 किलोमीटर। ओके, यू कैन सी हियर इंडियाज़ नेबरिंग कंट्री जैसे चाइना है कंटिन्यूस डेवलप कर रही है, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें भी अपने आप को कम्बैट करने के लिए उनसे अगर कभी लड़ाई हो जाती है तो हमारे पास ऐसे सिस्टम होना चाहिए अवेलेबल एट द टाइम। बट स्मार्ट वुड बी एन एज ओवर ऑल एग्जिस्टिंग रॉकेट असिस्टेड टॉर्पेडो सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर द इंडियन नेवी एंटी सबमरीन वारफेयर कैपेबिलिटी को ये बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देते हैं द वेरी लॉन्ग रेंज एंड सुपरसोनिक स्पीड। तो इसी के साथ हमारे ये सेशन कंप्लीट होते हैं। अगर देखते हैं कुछ आगे और भी दे रखा है तो ओके, ये मैं हमेशा आपको दिखाती हूँ। एक जैसे देखो चिनूक, नॉर्दर, नोर्टे एंड ब्लिजार्ड, ये कनाडा की है। चिनूक, नॉर्दर एंड नोर्टे इज़ इन द नॉर्थ अमेरिका। वट इज़ इन साउथ अमेरिका? पेम्पाराज। एंड बर्ग जो है आपका अफ्रीका का है। हबूब ऑल्सो इन द कीनिया रीजन। हमार्टन सूडान नाइजर में कह सकते हैं। खमसीन इजिप्ट एंड सिरोको इन लीबिया एंड हेलम इन द स्कैंडिनेवियन कंट्री। मिस्टर लेवेंट फोन बोरो एटिसन इज इन द यूरोप एरिया एंड काराबुरान एंड बुरान इज इन द एशिया रीजन। वट इज़ इन द ऑस्ट्रेलिया रीजन? दैट इज़ द ब्रिक फिल्डर एंड सदरली जो है इंडोनेशिया न्यूजीलैंड रीजन में ये लोकल विंड्स हैं, कोल्ड विंड्स है या फिर हॉट विंड, जो भी आप कहना चाहें तो बोल सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, ये भी मैं हमेशा आपको दिखाती हूँ। वाइट बीच बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट। कई बार हमें ये जो है छोटी छोटी चीज़ें हेल्प कर जाती है किसी आंसर को एलिमिनेट करने में, ऑप्शन को, तो इस वजह से ये जो है आपकी 0 डिग्री इक्वेटर है। देन फिर आपके हेडली सेल आएगा, फिर आपका फेरल सेल है जो इस मिड लैटिट्यूड रीजन में पाया जाता है। देन पोलर सेल है। ये सिंपल हवाइज होती है। मैं आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल, आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ आइडिया कि कहाँ पे 0 से 30 हेडली सेल, मिड एल्टीट्यूड में आपका फेरल सेल एंड पोलर सेल 30 से लेकर 90। कुछ मैकेनिकल बनती है, ये पूरा का पूरा थर्मली बनती है, ये बीच वाली मैकेनिकल है, देन ये थर्मली ही बनती है। एक ये चीज़ भी हमेशा दिखाती हूँ मैं, हमेशा कोल्ड वेव आपको बताती हूँ। देखो ओशियो, एक चीज़ याद रखना, एक वेव को याद रख लीजिए और सबसे कम जो होती है बेसिकली उसी को ओशियो, ये कोल्ड वेव है। एंड कैलिफोर्निया, हेयर इज़ द पेरू, बेंगुला, ये आपका साउथ अमेरिका में है पेरू एंड नॉर्थ अमेरिका है बेंगुला। एंड वेस्ट ऑस्ट्रेलियन भी जो है कोल्ड वेव में आएगी। एंड विंड ड्रिफ्ट जो आती है वो भी कोल्ड वेव है। एंड कैनरी करंट इज़ हेयर इन अबाउ द ऑस्ट्रेलिया एंड बिलो द यूरोप रीजन, तो ये इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैलिनिटी पाई जाती है। और ये जो है हॉट वेव है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सिर्फ आप ठंडी हवाओं ओशन वेव्स को याद रखें।